10। बच्चे देखो AS10 जो है ना, वो अगर मैं दो चीजों में तोड़ू पहले, अगर मेजरली AS10 इज ऑन PPE। PPE पता है आपको क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और कुछ नहीं है जी, फैंसी वर्ड है फिक्स्ड एसेट का। ठीक है जी। और दूसरी बात है इसके अंदर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा अंदर टॉपिक नहीं आएंगे, टॉपिक छोटे 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 बहुत है इसके अंदर। ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन के अंदर ना वही बातें हैं जो फाउंडेशन में। ठीक है, लेकिन वो जो वर्ड बदल देते हैं थोड़ा सा, क्या मतलब फैंसी वर्ड लिख देंगे, रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग वैल्यू और ये सब, वो देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। पर मुद्दे की बात ये है कि PPE में क्या है सर। तो PPE, एक बार आप ये वाला टेबल बना लीजिए चाहे, कि PPE और दूसरा क्या है हमारा डेप्रिसिएशन, और ये AS10 के अंदर डील विद करा जाता है। बहुत अच्छी बात है। AS10 क्या बताता है? इट टेल्स यू दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर? फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में दिखा दो, हाँ तो आपको पता है, तो वही बात लिखी होगी बस। ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस आप समझिए कि ये दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है। और मैं अगर बोलूं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, 8-10 लाइनें, इसी के अंदर जो जो टॉपिक आता जाएगा लिखते जाएंगे, उससे आपका क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएंगी चीजों की। ठीक है। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, मतलब ये एस क्या बताएगा? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब समझते हो आप, कि कब आप उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, एग्जैक्टली, जर्नल एंट्री। यू कैन से जर्नल एंट्री क्या होगी? डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू बोले तो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप। फिर हम डेप्रिसिएशन देखेंगे और इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकॉग्नाइज। वैसे तो इम्पेयरमेंट लॉस का अलग से स्टैंडर्ड है, यहाँ पे बहुत जरा सा दिया होगा। इम्पेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा PPE का AS28 में होता है भाई। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? वैल्यू अगर गिर गई तो वो चीज है। तो मेरे को आपके साथ स्कोप के अंदर ऐसा कुछ अभी बात नहीं करना, मेरे को आपके साथ यहां स्टार्ट करना है कि AS10 इज नॉट एप्लीकेबल। यस यू कैन से, मैं कहीं ना कहीं स्कोप की बात ही कर रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक स्कोप ऑफ AS10 लिखिएगा, और इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। हाँ जी। हाँ, ये बना सकते हैं। और नहीं, 7-8 लाइनें तो छोड़ी बोली है ना, और उसके अंदर ही सबसे पहला लिख दो स्कोप ऑफ AS10। ठीक है। हाँ जी। तो तुम्हारे हिसाब से ये जो प्रोजेक्टर है, इस पर AS10, आई मीन इज दिस PPE? स्क्रीन, फर्नीचर, AC, कॉपर वायर, है ही नहीं यहाँ पे, कैसे एसेट है वो? लेकिन एग्जैक्टली वो जो कॉपर वायर थी वो भी फिक्स्ड एसेट था, जो कोई ले गया। तो सबसे पहले आपने जो बोला, हाँ सर ये है, अच्छा बुक्स, ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए स्टॉक हो, समझ रहे हो? ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं यस, अगर रेडियो जंक्शन का कुछ स्टॉक टेकिंग होगी तो बुक्स होंगी। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, और सारा सर्विस लाइन ही। तो मैं आपके साथ डेफिनेशन ऑफ PPE बात करता हूँ। हमने लिखा स्कोप है, प्लीज एक बार आते जाइए नेचुरली। PPE क्या होता है? PPE आर द टेंजिबल आइटम। क्यों सर जी, इनटेंजिबल होगा तो बेटे बाहर हो जाएगा, AS26 में चला जाएगा। तो PPE आर द टेंजिबल आइटम्स विच आर हेल्ड फॉर, क्यों रखा है मैंने, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड। भाई साहब इस समय सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, PPE है ये। अब मुझे बताइए क्या टेंजिबल है? बिल्कुल टेंजिबल है। क्यों यूज करे? फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉर रेंटल टू अदर्स। ठीक है, ये भी हो सकता है। हालांकि रेंटल टू अदर्स ज्यादातर ना इन्वेस्टमेंट होती है। वो मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मेरा पर्पस क्या, मैं किराए पे दे रहा हूँ, तो क्या वो मेरा फिक्स्ड एसेट है? PPE है। सोचने वाली बात है। रिलायंस की सोचिए बाहर, वोडाफोन आइडिया की शॉप है, लंदन बिल्डिंग है, दैट्स इन्वेस्टमेंट और PPE। क्या लग रहा है? अगर आप उसमें धंधा कर रहे हो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस ने वो जगह इसलिए ली है, इट्स टैंजिबल और हेल्ड फॉर सप्लाइंग गुड्स और सर्विस। अगर वो रिलायंस उसको किराए पे चढ़ा,
बोले भाई मैंने खरीदा इसलिए भाई, मेरे को सिर्फ किराए पे चढ़ा, तो वो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है कि उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन हो जाए, उससे मुझे इंटरेस्ट मिल जाए, उससे मुझे डिविडेंड मिल जाए, उससे मुझे किराया मिल जाए, समझ रहे हो। लेकिन कुछ केसेस का किराया यहाँ भी आ सकता है। AS19 आपने करा हुआ है, AS19 लीज मैं कुछ टाइम के लिए आपको दे रहा हूँ, तो मेरे लिए मैं उसको एसेट बोल सकता हूँ। तो मैं उतना गहरा नहीं जाना, आप देसी शब्दों में समझिए, जो जो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है वो पीपी। प्रिंटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कूलर हो गया, ये सारे पीपी है। वाई? बिकॉज दीज आर यूज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, फॉर रेंटल टू अदर्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। भाई नीचे जो लैपटॉप और मोबाइल फोन जो देने पड़ते हैं स्टाफ को, वो किस लिए देने पड़ते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कंपनीज के अंदर इतने सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, लैपटॉप लगे होते हैं, सारे पीपी हैं। ठीक है, जब आप एंटर करते हैं आपको मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है, जिससे अटेंडेंस बुक हो रही है, वो सारी पीपी है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है। आगे सुनिएगा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 months। तो कहीं ना कहीं मैंने पीपी की डेफिनेशन जनरल बातें करी है, तो आप इसको लिखोगे या हो जाएगा? हाँ ठीक है, स्कोप के नीचे ना लिख दीजिएगा डेफिनेशन ऑफ पीपी। सिर्फ समरी के अंदर बोल रहा हूँ। चलो फिर मतलब कैसे लिख रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आया फिर। सर ऐसे लिखती हूँ। इंडेक्स बना लो ना सिर्फ। लेकिन सर इंडेक्स में स्कोप, इंडेक्स में स्कोप लिख दिया ना बस अभी। 10 लाइन छोड़, सर मैं 10 लाइन छोड़ के हेडिंग बनाई थी, एक स्टैंड की 10 लाइन छोड़ के कहाँ हेडिंग बनाई? स्कोप की बनाई थी ना। स्कोप लिखवा था। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बोल दिया है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे मुझे नहीं पता, स्कोप आपने लिख दिया, मैं स्कोप तो लिख बता रहा हूँ। इंटेंज, आप पहले बताइए मुझे पीपी की डेफिनेशन क्लियर है? पीपी आर द टैंजिबल आइटम्स, एक बार सुनना, एक बार कंक्लूड करता हूँ। पीपी आर द टैंजिबल आइटम्स विच आर हेल्ड for which are expected to be held for more than 12 months and which are to be used for supply of goods or services, for rental to others, for administrative purposes. Clear है जी? सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बोला रेंटल टू अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये आएगा पीपी में, और जो आपने बताया था कि रेंटल करें सिर्फ इनकम आने के लिए, तो वो नहीं आएगा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें पर्पस मेरे को और डिटेल जाना पड़ जाएगा ना। मान ले, मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ। आप गाड़ी सीखते हो, वो लर्निंग वाले होते हैं, किराए पे ही तो दे रहे हैं आपको, तेरे हिसाब से वो गाड़ी इन्वेस्टमेंट है या पीपी? लेकिन एट द सेम टाइम मैं तेरे को प्रॉपर्टी का एग्जांपल दे दूंगा, तेरे को इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो वो आपको तो एनालाइज करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, समझ रहे? ऐसा हो सकता है ना भाई, तेरा धंधा ही है, तू चीजों को रेंट पे दे रहा है। आप घूमने जाते हो, बसेस बुक करते हो, रेंट पे ही तो दे रहा है वो। तो अगर मैं यहाँ नहीं लिखूं तो गलत हो जाएगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ना उसकी। नहीं, पर जैसे यहाँ पे लिखा था कि रेंटल पर्पस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसने डिफाइन कर दिया कि रेंटल दे रहा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, तो मैं मान नहीं नहीं, ये दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में मैं यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं फाइल आपको दूंगा तो आप आराम से घर पे अच्छे से बना लेना नोट, काफी टाइम होता है घर पे आपके पास, नहीं तो अच्छा आप ठीक है। आप बताइए, टाइम नहीं होता आपके पास? बिल्कुल नहीं। फिर टाइम कैसे निकाला आपने लेटेस्ट करने लगा? होता है ना टाइम आपके पास। जैसे कि प्रिंटर हो गया, ठीक है, कॉफी वेंडिंग मशीन हो गई, ठीक है ना, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और क्या है? मोबाइल फोन स्टाफ को दे रखा है, ठीक है, सो ठीक है, लैपटॉप्स हो गए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। रेंटल टू अदर्स, इसमें कह सकता हूँ कोई सतीजा लर्निंग सुना है आपने? नहीं सुना होगा। आज के टाइम पे अगर गाड़ियां कहीं सीखते हो तो क्या है वो, किस नाम से है? बीरबल। बीरबल लिखा हुआ है। सर बहुत सारे हैं। कौन से है? बीरबल ही ध्यान आया मुझे। यार और भी होगा यार। चलो और कुछ बता दो, जैसे वॉल्वो नहीं, जैसे बसेस का भी तो होता होगा, किसी को बुक करते हो। रेड बस, हाँ जी, वॉल्वो, रेड बस। रेड बस हो गया, वॉल्वो हो गया। बिल्कुल, यूज फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई। आप ये बोल सकते हैं ये तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई भाई, कोका कोला की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, मशीनरी हो गया। रेड बस की मैडम अगर 1000 बसेस हैं तो उनके लिए तो वो पीपीई ही है ना। रेड बस
अच्छा, अब वो तो यार अब फर्दर अब तुमने लॉजिक लगा दी। मान ले रेड, रेंट पे मतलब उसकी तरफ बुकिंग होती है एडवांस के थ्रू तो मेरे को लगता था रेड बस का वो होगा। नहीं बोलो कमीशन होती है अच्छा, अच्छी होती है बसेस रेड बस में, गया नहीं नहीं पर सही होती है। अच्छा सर क्या वो में अच्छी होती है अच्छी होती है। आप स्लीपर लो ना बढ़िया अच्छा, वो लाइक क्या है? यार सर तो फ्लाइट वाले सर क्लास नहीं यार, ऐसे मजा आता है कभी भी जाने में, ऐसे मैं गया नहीं हूँ कभी, मैं जाना चाहता हूँ, जाऊंगा वो। मतलब लग्जरी होती है एकदम, सही वाली होती है एकदम। बॉल को करो आप बढ़िया और रेड बस सबसे सही है उसमें से? रेड बस सबसे सही होती है या और भी सही होती है? बहुत सारे पर बॉल को बेस्ट मतलब आप गूगल पे सर्च करो रेड से भी आप एक बार करो दूसरी बार करो आपसे में बढ़िया है चलिए, एनीवेज, आपका डेफिनेशन ऑफ पीपी क्लियर है? ये इधर देखो रे, स्कोप देखना। AS10 कहाँ नहीं लगता? बायोलॉजिकल एसिड। मेरा आपसे सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल एसिड्स? वो अदर देन लिखा हुआ है। क्या होता है बेयर प्लांट्स? बियर समझ में आया बस बियर समझ में आया बियर भी कौन सी बतानी है? बियर, बायोलॉजिकल एसिड्स आर लिविंग एनिमल्स। हाँ जी, नहीं जैसे डेयरी फार्मिंग होती है, और ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लाइफ स्टॉक जो होता है ना, बीरबल लर्निंग सही है। लिविंग एनिमल्स एंड लिविंग प्लांट्स। सर जी ये क्या मतलब हुआ बेटे लिविंग? अब मैं तुम्हारा एनालिसिस यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। सपोज करो, लिविंग एनिमल्स भी दो कैटेगरी के बना सकता हूं मैं। एक कह सकता हूं कि मेरे लिए वो स्टॉक है। आपने देखा है, अब एक्वेरियम के कोई इंसान है, बोलता है फिशेज रखनी है, पैरेट रखना है, तो कई शॉप्स होती हैं, क्या कहते हो? तो वो जो बंदा है जो पैरेट और डिफरेंट बर्ड्स, डॉग्स, लोग ट्रेड भी तो कर रहे हैं भाई, तो उसके लिए वो जो स्टॉक है, वहां पर AS10 लगाऊं, यानी कि पैरेट को बोलूं कि वो स्टॉक है, या वो PPE है? आप एक दुकान पे गए, वो दुकान में फिशेज है, वो जो फिशेज है स्टॉक है ना स्टॉक, समझ रहे हो? तो बेसिकली जो तो स्टॉक लेके बैठा है इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, तो भैया उस पे तो क्या लग जाएगा? AS। लेकिन अगर कोई लेके बैठा हुआ है कि भाई जैसे होता है ना, जैसे दूध का लोगों का बिजनेस होता है ना, पोल्ट्री फार्म है, ठीक है, तो वो क्या स्टॉक होता है? नहीं सेल नहीं कर रहे उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उससे एग्जैक्टली, प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ, तो बेसिकली एनिमल्स के अंदर जो दूसरा अगर होगा, क्या मैं उसको लाइफ स्टॉक बोल सकता हूं? हाँ, जो बेचने के लिए भी उसको लाइफ स्टॉक बोलते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है, अरे एक सिंपल सी बात है ना, एक इंसान है, उसका दूध का बिजनेस है, उसके पास 10-20 काऊ भैंसे हैं, ठीक है, बफेलो। हाँ, हाँ एग्जैक्ट। अगर आप बफेलो ही बेच दो, आपको पता है एक बफेलो है 7, हाँ 7 करोड़ या 8, उसका नाम है अनमोल। हाँ, हाँ 7-8 करोड़ की बफेलो। क्या पढ़ रहे हो, एक बफेलो नहीं ले पा रहे तो? यही काम चीजें छोड़ दो सर आप ले लो सर मैं भी नहीं ले पा रहा। 60-70 हजार की होगी नॉर्मल हाँ, नॉर्मली 60-70 हजार। हाँ, हाँ एग्जैक्टली। ऐसे मैंने देखा नहीं, रील थी, इससे ज्यादा मेरे को R&D का शौक नहीं था कि क्या ऐसा हो। हाँ, क्या है ठीक है। सो बेसिकली जो चीज मतलब फर्दर प्रोड्यूसिंग समथिंग या कुछ है, तो वो लाइफ स्टॉक है, तो वो किस में आ जाएगा? इस टाइम बिजनेस वगैरह कर रहे हो या ट्रेड वगैरह कर रहे हो फिश वगैरह का तो फिर AS2 है तो AS2 बट है। अगर आप मिल्क है सबके ले रहे हो तो आपके लिए वो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, assets है बिल्कुल। तो आपको पहले एनिमल्स का समझ आया, सर अब आप समझिए प्लांट्स में भी ऐसे ही होता
लिविंग प्लांट्स क्या होता है ये बताइएगा। ये पेड़ है जी। हाँ जी बिल्कुल, अभी आऊंगा। बिल्कुल, चलिए एप्पल बना देते हैं। ज्यादा बना दिया लकड़ी पे भी मतलब अरे नहीं, वो लकड़ी पे नहीं, आप ड्राइंग नहीं समझते, वो आगे आ रहा है तो लकड़ी पीछे हो गई ना वो। फिर आगे तक घास ठीक है, सर चढ़ में भी लगा तो गिर गए ना अब आप समझिएगा। नीचे गिरा देता हूँ, मुझे पता था आप गिरे हुए फ्रूट्स खाते हो। कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, ड्राइंग पूरी करो आप, है ना। इस चीज को बोला जाता है बियरर प्लांट, एग्जैक्टली। एंड ये जो एप्पल्स है इसको बोला जाता है प्रोड्यूस ऑफ बेयरर प्लांट। अरे बनाने का मन कर रहा है, मैंने जगह उस हिसाब से छोड़ ही दिए जगह उस हिसाब से। एप्पल ट्री लिख देता हूं मैं। तो ये जो बियरर प्लांट है, बियरर प्लांट के कि ये जो प्रोड्यूस करा, मतलब फ्रूट सारे, इस चीज की वैल्यू आप देखते हैं ना, कश्मीर में जो जितने सारे पेड़ लगे होंगे उसमें से एप्पल निकालते होंगे, पूरा पूरा ट्री ही निकाल देते होंगे। भाई साहब अगर ट्री निकाल दूंगा ना तो फिर वो पीपी नहीं है, फिर वो स्टॉक हो जाएगा दोबारा से। प्लांट्स होते हैं तो वो तो पीपी हो गई ना, क्योंकि वो तो उनसे कर रहे हैं टी एक्सट्रैक्शन प्लांट्स में क्या होता है, पूरा निकाल दिया जाता है या दोबारा से। हाँ तो ठीक है, ठीक है। तो वो जो लीव्स हैं वो प्रोड्यूस ऑफ बेरर प्लांट है, और वो जो प्लांट है वो बेरर प्लांट है। बेरर प्लांट पर AS10 लगे। और प्रोड्यूस पे चलेगा H2 प्रोड्यूस ऑफ बेरर प्लांट पर आप कह सकते हैं इन्वेंटरी। AS2। आप इसको एज इट इज बना लीजिएगा। तो ये कैसे बनेगा हाँ ठीक है, ये बना लोगे ना, ठीक है। ठीक है, अब आप सुनते जाइएगा एक बार। तो मैंने ये जो चीज बनाई आपको समझ आ गई पहले, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा बीच बीच में ना। तो एक चीज बोलता हूं, इसको पहले बोलता तो आपका दिमाग में एक रजिस्टर होता। AS10 किसके ऊपर नहीं लग रहा, पर इसी एसिड के अंदर मैंने कुछ कुछ पे तो लगा दिया, समझ रहे हो। तो बेसिकली थ्योरेटिकली क्या लिखा हुआ है, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसिड। रीजन क्या है, एक स्टैंडर्ड आएगा एग्रीकल्चर के ऊपर, अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हुआ है वो, इट इज इन द प्रोसेस। आपने 1 to 29 ऑलमोस्ट पढ़ लिए, ठीक है। क्या कोई एग्रीकल्चर के ऊपर आया, नहीं, तो इट इज पेंडिंग। तो basically AS10 is not applicable on biological acid because there is a standard that is expected to be come on agriculture। जब तक वो नहीं आता तब तक ये जो लाइफ स्टॉक वाला एग्जाम्पल बनाया और ये जो बेरर प्लांट वाला बनाया, ये AS10 में आता रहेगा। जिस दिन एग्रीकल्चर वाला आ जाएगा हो सकता है हट जाए। बेरर प्लांट के अंदर ही, वो तो मैंने फर्दर और समझाने के लिए ऐसे दिया, मतलब उसी चीज को और कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इधर ना एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे बना देता हूँ, फिर जब आप रीड करोगे ना क्यूमुलेटिव समझ आ जाएगा। जैसे स्टॉक में मैंने क्या बात कर दी थी आपके साथ, पैरट की या फिर फिशेस की, और लाइव स्टॉक में मैं बोलना चाह रहा हूँ बफेलोस की बात कर दी, ठीक है जी। तो आप मुझे बताइए क्लियर है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप एक बार जरा ये पढ़िएगा। क्या होता है इंदिरा के बोलिए हाँ जी, इंदिरा क्या मतलब इंडिया मतलब सेम जब तक नहीं हो रहा तब तक इसी में कवर होगा। लाइफ स्टॉक लिखा हुआ है वर्ड।
मतलब ठीक है, मैं लाइफ स्टॉक को ये नहीं कह रहा कि जस्ट फॉर मतलब उसी पर्पस के लिए, बट ठीक है, एनिमल्स जो भी है, इफ यू आर ट्रेडिंग देम AS2, इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग ऑन देम AS10। एंड व्हाई AS10? बिकॉज अभी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड नहीं आया, तो इट इज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ PPE AS10। क्लियर है जी? ये पढ़िएगा एक बार, बायोलॉजिकल एसिड। हर एक एनिमल में PPE जो मीट वो डज नॉट इंक्लूड वालों पे नहीं लग रहा है। वो फेलो इफ इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन मीन स्टॉप, तो नहीं आएगा। अप्लाइज टू बेयरर प्लांट्स। बेयरर प्लांट क्या था? एप्पल ट्री। और बेयरर प्लांट का मतलब दे रखा है बेटे, जो कि प्रोड्यूस करेगा। आप समझ लीजिएगा इसको, इसको रीड करना होगा आपको। इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई, भाई एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए काम आ रहा। ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस, कुछ तो उसमें से फ्रूट्स निकल रहे हैं वो चीजें, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग। इट इज नॉट, ये ऐसा नहीं है कि मैं उस ट्री को ही बेच दूंगा। अगर आपने ये सोच लिया मैं उस ट्री को ही बेच दूंगा, तो AS10 से वो पूरा का पूरा प्लांट ही बाहर हो जाएगा। हाँ जी, मतलब कुछ मंथ सारे बच्चे टेस्ट देंगे, एक नहीं दे रहा बस, और अंजलि जी का भी नहीं है। निमिष, कितने दे रहे हैं इंडियन डॉलर? एक दो, अच्छा इसका भी तो नहीं है अभी। 1 2 3 4 5 6, अभी मनसा ने भी आना है 7, आप 10 करवा लो मैम। कौन सा? यार अभी दिमाग कैसे लगाऊंगा यार, अभी बियरर प्लांट सिखा रहा हूँ। अरे मैं ढूंढने में 15 मिनट लग जाएंगे अभी। जब तुम टेस्ट दे रहे होगे ना, करवा दूंगा मैं। ठीक है, या तो फिर वो लेट हो जाएगा, अभी आने दो उसको। पूरा पेपर तो है ही, एक ही केस स्टडी है यार, 5 मिनट की। वो लिखवा दूंगा है ना मैम, बोर्ड पे लिख देंगे। मैं खुद ही बना दूंगा केस स्टडी, आऊंगा मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है, बाय बाय। इनसे भाई कहीं बोर्ड भी मिटा देना, बोर्ड के अंदर ले जाओ अपने पास। नहीं नहीं, अब मिटा देना है। ठीक, फास्ट फास्ट बनाया वैसे 55 60 का मार्क्स का क्वेश्चन भी बता देना नाम ला लिखा हुआ है, लिखा हुआ सारा। ठीक है, पर मार्क्स तो यूजुअली तो सीजनल प्लांट्स होते हैं, तो फिर बड़े काउंट हो रहे हैं। मैडम सीजनल प्लांट नहीं, मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स का जनरल मीनिंग ये है, अगर कोई चीज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, इसका कोई, इससे कोई लॉजिक कोई नहीं भी करना आप मत करो, कोई दिक्कत। एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस कोई नहीं, एक बार नोट पढ़िएगा जरा। इन्होंने ना केसेस ऐसे बन जाते हैं, तो मतलब जो जो चीजें पढ़ने लायक होंगी ना उसको माफ कर दूंगा। तो कार्ड पे भेज दिया तो वो डेफिनेशन में नहीं आएगा बियर प्लांट की। नहीं आएगा तब भी आएगा। अगर अब वो एप्पल ट्री फर्दर एप्पल नहीं और हमें बेचने की सोच रहा हूं, तो भी वो PPE रहेगा। वुड नॉट प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम satisfying द डेफिनेशन ऑफ। आएगा What are not bearer plants? By plants cultivated to be harvested। जो सीधे प्लांट ही निकाल दूंगा मैं, हार्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं उगते हैं, बेच दिया, तो वो थोड़ा ना बियरर प्लांट बन जाएंगे। ट्रीज ग्रोन फॉर यूज एज लंबर। लंबर क्या होता है? वो लकड़ी के बीच से आपने काट, ठीक है। क्रॉप्स आर नॉट बेयरर प्लांट्स, क्योंकि क्रॉप्स उगेंगे, बेच दो। बिल्कुल। अच्छा, एनुअल क्रॉप्स क्या बेयरर प्लांट्स हैं? नो। तो ये भी बेयरर प्लांट्स नहीं है, जैसे कि मेज एंड व्हीट। ये एग्जांपल पढ़ लो, ट्रीज विच आर कल्टिवेटेड बोथ फॉर देयर फ्रूट एंड देयर लंबर। तो भाई वो भी बेयरर प्लांट नहीं, भाई उसको मैं पूरा का पूरा ही निकाल दूंगा, तो इसलिए मेरा स्टॉक ही तो हुआ ना। बेयरर प्लांट, बेयरर प्लांट वो होता है भाई जो वहीं रहेगा, ठीक है ना, जिससे मैं प्रोड्यूस कुछ करूंगा तो ही बेचूंगा, लेकिन वो प्लांट तो वहीं पर ही है। क्लियर है बच्चे? ओके, ये सब नॉर्मल रीड करने का एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और कुछ नहीं करना आपने। आइए, थर्ड, एक हमने स्कोप लिख लिया, फिर हमने क्या लिखा? डेफिनेशन। अगला पॉइंट लिखिएगा, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर PPE। रिकॉग्निशन मतलब भाई क्यों रिकॉर्ड करूं? हाँ जी, जगह छोड़ दो यार, ये दो चीजें तो है ना। चलो तो इंडेक्स बना दिया डेफिनेशन। अब तो घर जाके होगा।
कुछ नहीं हुआ जगह छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ी तो भी एक पेज फिर वो छोड़ दो, स्कोप और डेफिनेशन वहीं पे ही लिख ले, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट मतलब वो। अब इंडेक्स में ही लिखिएगा सिर्फ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर पीपी, और अब जगह मत छोड़ना और बार बार टॉपिक मत लिखते जाना नीचे भी, सिर्फ इंडेक्स में ही लिख रहे हैं अब। हाँ ठीक है, मेरे को जो लिखना है मैं यहाँ लिख दूंगा, मैं फाइल दे दूंगा, आप नोट कर लीजिए। घर पे तो आपका टाइम होता ही है बहुत। हमारे पास तो ये हाँ ए, 90 डेज सर तो काम हो गया कर चलिए, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है कि उस चीज को मैं फिक्स्ड एसेट दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपको लगेगा सर ऑब्वियस बात है, मार्केट में गए हमने खरीद लिया तो हम दिखा देंगे उस चीज को, लेकिन कुछ चीज होती है, मैं किसी भी चीज को एसेट इसलिए बोल रहा हूँ पीपी, क्योंकि मुझे उससे फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। अगर आपको किसी चीज से फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, देन दैट्स एन एक्सपेंस। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज, इट इज द कॉस्ट ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज, कॉस्ट में तुमने जेब से कुछ खर्चा करा और तुम उसको रिकॉग्नाइज एज एन एसेट if and only if it is probable the future economic benefits will flow to the enterprise and the cost can be measured reliably. Otherwise it will be treated as an expense. एक एसेट को हम इसलिए बैलेंस शीट में दिखाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि हमें उससे फायदा मिलेगा, एंड ऑब्वियसली ये फायदा अगर अप टू 1 ईयर होता तो भी मैं इसको खर्चा बोल सकता था। वी बिलीव दैट economic benefit flow into the organization for more than 1 year and the cost can be estimated reliably. मैं उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करता हूं। क्लियर है जी आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इसी के नीचे अब ये जो नोट्स हैं ये पढ़िए आप, छोटे छोटे केस स्टडीज और ऐसे बनकर आ जाते ये भी आ जाते हैं। हाँ सर अब आप ये कह रहे हो कि मैं बुक की चोरी भी आ गई। नहीं यार, ये पॉइंट्स है, ये आए हुए हैं, क्वेश्चन कम पड़ गए। ठीक है चांसेस हैं होंगे पर नहीं कर सकते ना, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत आएगा प्रैक्टिस, केस स्टडी बेस्ड थोड़ा सा बताइए। सर छोटे छोटे एसेट है, 1,000 रुपए का, 500 रुपए का। मान लो जैसे कभी कभी होता है, संजय मान लो ये केबल ले आए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए पीपीए की खर्चा है, मैं बोलूं इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज फॉर मोर देन 1 ईयर, कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड, टेंजिबल, यूज फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। पीपी की डेफिनेशन तो फिट हो रहा है, हाँ। बट ये मेरे को बता दो, ये मैं भी ऐसे चाहता हूँ, ऐसे करता है। वही तो मैं सीधा छूटता ही इधर पेपर में क्वेश्चन है ये यू नहीं नहीं वो नेचुरल होता है, ठीक है। नहीं मैं कुछ बोलूंगा भी तो मूल सुनने के बाद जिस कॉन्फिडेंस से आपने बोला है ना, लग तो रहा आपकी अगली के हिसाब से नहीं लग रहा। ठीक है मैडम, आप टेस्ट दे रही हो और क्लास के लिए नहीं आई उधर। ओहो कोई बात नहीं, गुड, आप टेस्ट दे रहे हो, वेरी गुड, गुड कम बैक। सर नोट समझा दोनों काफी मिस कर दिया था आपने, करा होगा कवर काफी। हाँ जी, आपको नोट समझ नहीं आ रहा तुझसे। एग्जैक्टली छोटा मोटा है कुछ तो ये है तो पीपी डालने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस डाल दो उसको। तो आपने क्यों बोला जस्टिफाई तो हो ही रहा है ना वो आप, हाँ एग्जैक्टली। ये क्या एप्रोप्रिएट टू एडिकेट इंडिविजुअली सब क्या है ये बताओ। छोटे छोटे एसेट है यार, 500, 1,000, 2,000 ऐसे करके तू 15-20 हजार के एसेट ले आया, ठीक है, तो उसको आप चाहें तो पीएनएल में सीधा सीधा डाल सकते। अमाउंट इज नॉट बुक, यही कह रहे भाई इतना मटेरियल है, क्या एसेट दिखा भाई, 6,000 का एसेट, 5,000 का एसेट, क्या दिखा मुझे बताइए। हाँ जी, बोलेगा कि छोटे छोटे आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट खरीदे बट दे आर डिसाइडिंग टू राइट इट ऑफ टू पीएनएल,
इज इट इन लाइन विद AS 10? यस, इफ द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट आप उसको PNL में डेबिट कर सकते। हाँ, तो एग्रीगेट वैल्यू भी अगर इनसिग्निफिकेंट है तो आप PNL में डालिए, बट अगर एग्रीगेट करते करते 500 रुपए के 5 लाख एसेट खरीद लिया आपने तो थोड़ा ना करोगे। मतलब टोटल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अगर इनसिग्निफिकेंट है, यू कैन राइट इट ऑफ टू PNL। कोई दिक्कत? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने जरूरी हैं तो क्या ये एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़िए, क्या आपको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है? हाँ सर, हम्म। सर वो कर तो रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है, नेक्स्ट तो वेबसाइट प्राइस पर ना एनेबल टू मैन्युफैक्चर करें। हाँ सर, हो रहा है। मैन्युफैक्चर करेगा उससे देख पाएगा। क्या कह रहा है ये? एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है फॉर प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल्स, प्लांट एंड रिकॉग्नाइज्ड एसेट बिकॉज इज अनएबल टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको दूसरा दिखा दिया, टाइमिंग सही नहीं करी बस इसकी। तो जनरली आपसे बात कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल समझ आ गया? ये है ना, मतलब है, एसेट तो है। मैं आपको क्या बोलना चाहता था, एग्जांपल भी दिख जाएगा मेरे को। एक इंसान है, वो कह रहे हैं यार मैंने ना क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तो मैंने एयर प्योरीफायर अपनी फैक्ट्री के आगे मेरे को लगाना जरूरी है। ठीक है, आप समझिएगा, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत जो होते हैं पोल्यूटेंट्स होते हैं, बट गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि आपको एयर प्योरीफायर लगाना कंपलसरी है। तो मैंने वो लगाया, और मेरा ये कहना है कि मैंने वो 5 करोड़ का लगाया, बट व्हाट इज द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? मेरे को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, मेरे को कोई इंक्रीज इन सेल रेवेन्यू नहीं हो रहा, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड दिस एज एन माय एसेट। तो एक्सपेंसिव। विदाउट दैट आप अपना बिजनेस नहीं करता हो, Exactly. बंद कर देंगे Exactly. बिजनेस। तो उससे जस्ट बिकॉज यू आर इंस्टॉलिंग दैट, आप बाकी प्लांट मशीनरी आपको लाओ तभी हो रहा है चलाने का। सो इट्स नॉट नेसेसरी आप हर एसेट को ये देखो इससे क्या बेनिफिट है, इसकी वजह से बाकी तो तभी तो चला पा रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं होता वो एसेट से ही इंक्रीज इन सेल हो, डिक्रीज इन कॉस्ट हो, मैं कंप्लायंसेस के लिए भी बहुत सारे एसेट्स लगाने पड़ रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग इमीडिएट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑल्सो, अगर मैं ऐसे बोलने को बोलूं। पर तब भी वो क्या होगा बच्चे? बीपी। बताइए, क्लियर है? इनडायरेक्ट तो है, कैसा? क्लियर है? वो दिख जाए वो एग्जांपल ना, वो कहाँ गया? चलिए एनीवेज, ठीक है, वो आएगा तो भी देख लेंगे। अब आप क्या करिए, ये भी इलस्ट्रेशन अच्छा है। इनके पास एक स्पेस है, उसको थोड़ा सा रेनोवेट करके बढ़ा दिया, ज्यादा कस्टमर आएंगे तो स्पेस बढ़ाने पे कैपिटलाइज करूं या क्या करूं, वही वाली बात। ट्राई करिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए। सॉरी। हाँ सर, कैपिटलाइज। क्योंकि मतलब उसमें उसको रिजल्ट मिल रहा है ना कि 15% सेल बढ़ गई। एक्सपेक्टेशन ऑफ अ 15% इंक्रीज इन सेल्स। तो भाई साहब, यू आर डूइंग सम रेनोवेशन, और जिस वजह से देर इज इंक्रीज इन स्पेस, इंक्रीज इन रेवेन्यू। मेरा आपसे वैसे सवाल है, अगर स्पेस जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसी केस स्टडी नहीं है, अगर मान लो मैं जगह बड़ी भी कर दूं और वहां पे सिर्फ रिसेप्शन बना दूं या एक ब्रांच मैनेजर का बना दूं, तो क्या मैं कैपिटलाइज नहीं करता? करता। यार तूने पूरा कैबिन बना दिया फर्नीचर का, ठीक है, 10 लाख रुपए 25 लाख रुपए लगा दिया आपने, ठीक है, तो तब भी करता। एग्जैक्टली, इनडायरेक्टली तो होता है, एक अच्छा एक पूरा सेटअप बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जबरदस्ती बस वो वाली चीज है कि ठीक है सेल बढ़ रही है, बट अगर सेल ना भी बढ़े और अगर मैं एक फ्लोर को एक्सटेंड करके करूँ तो होता ही है ना। तो तब भी अगर ये लिखा हुआ ना होता तब भी हम रिप्लेस करते हैं। करते हैं, बिकॉज द अमाउंट इन्वॉल्व विल बी ह्यूज, देयर आर मेनी अदर रीजंस आल्सो, समझ रहे? और मैं बोल देता बेटर ऑपरेशंस, बेटर एफिशिएंसीज। एग्जैक्टली, तो वो उस वजह से भी हो जाता। अब मुझे बताइए, एक बार पढ़िए इसको।
भाई। यस, कितनी हेडिंग्स लिखी थी आपने अभी? रिकॉग्निशन भी हो गया ना, उसी के अंदर ही है बेनिफिट आ रहा। तो अगला लिखिएगा स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग। भाई स्पेयर पार्ट क्या हो गया भाई? आप बाइक खरीदते हो, टूल किट मिलती है। हाँ लिख दो इसको, स्पेयर पार्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। नहीं नहीं, अलग से फोर्थ पॉइंट जो इंडेक्स आप बना रहे हैं प्लीज, चौथा पॉइंट उसमें क्या हो जाएगा? स्पेयर पार्ट्स। ये जब तूने स्टार्ट करा था ना, उसमें भी तो यहाँ से ऐसे कर लो स्टार्ट। हाँ ये है ना, जैसे इसके नीचे चौथा है, सबसे पहला था स्कोप। हाँ उसमें लिख दे स्कोप, देन डेफिनेशन, देन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, और चौथा हो गया स्पेयर पार्ट्स। क्या लग रहा है आपको? आपने बाइक खरीदी, स्पेयर पार्ट्स मिले, डू यू थिंक दैट वो बाइक का पार्ट ही मालूम और उसे पीपीई बोल दूं या स्टॉक बोलूं? क्या एविडेंस एक्सक्लूसिवली फॉर दैट पीपीई। और अगर अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, उसके जनरली बहुत सारे लूज टूल्स और वो सब है, रेकरिंग यूज होता है बार बार, ज्यादा इन्वेंट्री के अंदर ये बात करी, वो स्टॉक है। तो हमने वहां पे करा था, तो ये लिखा है if they meet the definition of PPE AS10, if they do not meet the definition of PPE AS। बता। हाँ क्या कह रहे थे? स्पेयर, एक मिनट में आ रहा हूँ, क्या हुआ? स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। Reliably you can measure the cost और इकोनॉमिक बेनिफिट, वो दोनों तो हो ही रहे हैं इन सबसे, तो फिर ये स्टॉक में हम क्यों कर रहे हैं फिर? ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक में भी होता है। आप जो गुड्स परचेज कर रहे हो, आप उसको परचेज मत दिखाओ, हर बार फिक्स एसेट दिखा दो, बेनिफिट तो आएगा ही आपको। ऐसे थोड़ा होता है, एक साल से ज्यादा और अगर एक रेकरिंग यूज है तो भी वो चीज को पीपी नहीं बोलता। लूज टूल्स के ऊपर आपके अगर ये क्वेश्चन आएगा कि कंपनी ने लूज टूल्स परचेज करें, स्पेयर पार्ट परचेज करें, तो आपको लिखना पड़ेगा इफ द लूज टूल्स मीट द डेफिनेशन ऑफ AS10, दैट इज देयर फॉर स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ सम स्पेसिफिक पीपीई, देन accounted as per AS10। Otherwise, if the use is regular and general use for all the PP, तो स्टॉक बना दीजिए उसको आप। कहिए सर जी, क्लियर है? देखो भाई, अब ये जनरल बात है भाई, कॉस्ट क्या होती है पीपीई की? इनिशियली जो भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे, और सब्सिक्वेंटली टू ऐड और रिप्लेस। जनरल बात कर रहा हूं, जबरदस्ती का जो टेबल था बस मैंने इसे बोल दिया, ठीक है? ये फिर भी ठीक है, अगला टॉपिक डालिएगा मेजरमेंट ऑफ पीपीई। सर पीपीई को किस पे दिखाया जाता है? एट रिकॉग्निशन। मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन मतलब जब खरीद रहे हो तो किस पे दिखाओगे? कॉस्ट पे। और मान लो साल खत्म हो गया ऑन 31 मार्च, यू ईदर हैव ऑप्शन ऑफ कंटिन्यू द कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या हमें रीवैल्यू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, 3 से 5 साल में रीवैल्यू करना चाहिए। नीचे आएगा रीवैल्यूएशन के सारे पॉइंट। हाउ फ्रीक्वेंटली यू शुड डू रिवैल्यू? इनिशियली यू शुड रिकॉर्ड एट कॉस्ट, बट सब्सिक्वेंटली आपको रीवैल्यू करना चाहिए। जैसे कि लैंड परचेज करा आपने, 20 साल पहले खरीदा 10 लाख का, आज भी आप 10 लाख का दिखा रहे हो, तो आप गलत ही तो कर रहे हो ना। ऑल दो यू आर अलाउड टू डू दैट। AS10 क्या कह रहा है? एग्जैक्टली, इधर कॉस्ट और रीवैल्यूएशन। बट आप मुझे बताइए एज एन इन्वेस्टर आप क्या अप्रिशिएट करेंगे कि मैं उसको रीवैल्यू करूँ ना? रीवैल्यू, कॉस्ट के टाइम एग्जैक्ट, खरीदने के टाइम पे तो कॉस्ट था, लेकिन अब तो ऊपर नीचे हुआ। एग्जैक्टली, क्लियर है? अब सवाल यह आ जाता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो आपने क्या हेडिंग लिखी थी? मेजरमेंट ऑफ पीपी। उससे अगला लिख दीजिएगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अगली हेडिंग लिख लीजिएगा मेजरमेंट के बारे में। हाँ मेजरमेंट का। मेजरमेंट में होगा इनिशियली कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट और रिवैल्यूएशन। एलिमेंट्स के अंदर कॉस्ट क्या क्या आएगा भाई? इसके ऊपर कभी कभी बन जाते हैं क्वेश्चन, नीचे एग्जांपल भी है। कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है बच्चे? एक तो परचेज प्राइस आएगा भाई, एसी खरीदा कितने का खरीदा, परचेज प्राइस। आपके हिसाब से और क्या क्या आएगा? क्या मैं कह सकता हूँ टैक्सेस ऐड होंगे इफ दे आर नॉन रिफंडेबल? बिल्कुल। हाँ जी, फ्रेट, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है, ठीक है? तो जो बातें लिखी हुई हैं मैं वो लिख देता हूँ, आप जो कह रहे हो वो भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, और जो
ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका बच्चे लेस हो जाएगा। और इसके अलावा आपको जो मन कर रहा है उसको ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में भी मैं लिख सकता हूं, जैसे कि आपने जो बोला इंस्टॉलेशन, हाँ इंस्टॉलेशन हो गया, और आप फ्रेट कह रहे थे, ठीक है ना। कहने को परचेज प्राइस में डाल सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको याद है AS2 में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट कॉस्ट कुछ होता था विच इज इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग द पीपी टू द नेसेसरी कंडीशन एंड लोकेशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। कोई भी खर्चा अगर मैनेजमेंट कर रही है टू मेक इट इन द वर्केबल पोजिशन एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, वो डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में आ जाएगा। रीड करवाऊंगा आपको। इसमें नई बात ये है, सर जी एसेट लगा तो लिया आपने, कितने का एसेट खरीदा, 100 करोड़ का। इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन और भी कई खर्चे थे 10 करोड़ के, कितने का एसेट दिखेगा आपका, 110। बट आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट दैट आफ्टर 15 years मुझे इस जगह को हटाना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा, और उसके 5 करोड़ रुपए लगेंगे। लगे नहीं है, लगेंगे 10 साल बाद। तब क्या दोबारा 5 करोड़ की? भाई आप एसेट बना रहे हो 110 करोड़ का, सरकार आ गई भाई क्या कर रहा है ये? आपने बोला परमिसेबल है, तो पूरा लॉ नहीं पढ़ा आपने, 10 साल बाद आपको 5 करोड़ करके इस लैंड को रिस्टोर करके जाना पड़ेगा। दैट्स एन एक्सपेंस। आप अगर आप जो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो वो इतनी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी है कि एक लैंड के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। और आप जिस धंधे में हैं उसमें यह है कि 10 साल बाद आपको उस एसेट को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उस लैंड की फर्टिलिटी को दोबारा ठीक करना पड़ेगा। तो उसको पैसा लगेगा। एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू डू दैट, तभी आपको मैं लाइसेंस दूंगा चलाने का, नहीं तो नहीं। डीकमीशनिंग वही होगा, अनइंस्टॉलेशन, ठीक है, और रिस्टोरेशन एंड एवरीथिंग। वो भी कितने रुपए लगेंगे, कॉस्ट में। कॉस्ट में होगा, लेकिन ये आप समझिए इस लेवल पर आएगा नहीं। क्या मैं 5 करोड़ ऐड करूं या मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 करोड़, क्योंकि ये खर्चा 10 साल बाद होगा, तो आज का कितना है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब एमबीवी लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको एक जगह लिखा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट, जो कि आपको निकालना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू वर्ड आपको ध्यान में। तो मेजरली ये कॉस्ट कॉमन सेंस वाली बातें थी सारी, ये जो कॉस्ट आ रही है। एक्सक्लूड में क्या है ना, इनॉग्रेशन कॉस्ट, फैक्ट्री है और बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुई है फैक्ट्री, इनॉग्रेशन कॉस्ट ही मैंने 5 करोड़ की लगा दी। तो वो कॉस्ट सेरेमनी करेगा। एग्जैक्टली मतलब ग्रैंड लेवल पे इनॉग्रेशन हुई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या वो मैं पीपी की कॉस्ट में जोड़ दूं, नहीं। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट सर्विसिंग, सर जी कोई भी और भी खर्चा एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ये नहीं आएगा सर। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग स्टाफ ट्रेनिंग। अब आपको लगेगा क्या हो रहा है बेटे, मेरा ना प्लांट मशीन यहाँ पर था, मैंने यहाँ से इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करा बिकॉज आई फील कि मतलब ड्यू टू एनी रीजन मेरे को लग रहा है कि बेटर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल जहां से लेता हूँ उसके पास चला जाऊंगा, ये सारा शिफ्ट करने में ही 10 करोड़ लग गए। तो क्या ये कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा? मेरा ऑलरेडी मशीनरी चल रही है, आई एम शिफ्टिंग माई फैक्ट्री फ्रॉम यूपी टू दिल्ली, क्योंकि यूपी में गवर्नमेंट जो है वो काफी रिजिड है, दिल्ली में जो है काफी अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो फैक्ट्री लगेगी वो दिल्ली में लगेगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ये जो शिफ्ट करने का खर्चा है, ठीक है, क्या इसको मैं पीपी की कॉस्ट में जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, नहीं जोड़ूं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल ओवरहेड्स, कहने की बात एक और भी है, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं जोड़ूंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कुछ होगी वो भी नहीं जोड़ूंगा। आपको ये वाला टेबल ध्यान से करना होगा, ये नीचे भी आएंगे, भी केसेस आएंगे, तो ये नाम भी आपको भी ध्यान रखना। अब जरा परचेज प्राइस के अंदर क्या क्या है वो देख लीजिए। क्लियर है?
उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या हो गया गोपाल जी, कौन आ रहा है? तो कह रहा है कि सर दर्द हो रहा है, जाना है घर। ऐसे लगा कोई जाएगा। ऐसे लग रहा है घर जाने का। हाँ जा सकते हो। जा सकते हैं। चलो चलो। सर तो पहले बंदी का बोला। सबसे पहले नहीं जाऊंगा सर। सर एक बार हाँ बोलूंगा मैं। है जी। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है? लोकेशन ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन कंडीशन नेसेसरी और केपेबल ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजर। ओके, ये भी पढ़ना बेटे। फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड। हम्म, ये ना ऑपरेटिंग लॉस का एग्जांपल आएगा। एक अम्यूजमेंट पार्क है, वो बन गया पूरा, और उसने बोला कि मेरे को ट्रायल रन के लिए मैं फ्री में ऑपरेट करवा रहा हूँ ताकि लोग आए, वो चलेगा तो मुझे पता लगेगा, इस वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। तो क्या मैं इस नुकसान को पीपी की कॉस्ट बोल दूं? नहीं भाई। नाउ योर ऑल दी स्लाइड्स आर रेडी टू बी यूज्ड इंटेंडेड एज यू डिजायर्ड। इसके बाद कोई भी खर्चे को क्यों मैं आपको वो करूं, तो भी मतलब इसके ऊपर आएगा, तो बता दिया मैंने वैसे। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस, ये भी नहीं हो रहा था, बता दिया था आपको। है जी। Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by the management has to be brought to use. लेस देन फुल कैपेसिटी, इसमें भी यही है कि तू, बल्कि ये वाला पॉइंट वही था। लेस देन फुल कैपेसिटी मतलब कि मैं कम पे ऑपरेट कर रहा हूं, मैं उसकी वजह से लॉस बेयर कर रहा हूं, तो वो नहीं लिया जाए। जनरलाइज्ड है, कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रीड कर लिया, केसेस आएंगे नीचे वही वाले। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, भाई कंस्ट्रक्शन जब हो रही है तो जो जो एम्प्लॉय लगे, और एम्प्लॉय का मतलब अब ये मत सोचिए वेजेस वेजेस सारी AS15 में ही आती, ठीक है ना। तो बेसिकली AS15 के तहत जो भी आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, वाई इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, वो आपकी कॉस्ट है भाई पीपी। ये इंस्टॉलेशन वाला पॉइंट दिया है। नहीं, ये एम्प्लॉयज हैं। तो ये एम्प्लॉय तूने इंस्टॉल कर रहे हैं, बस इनको एक्वायर कर रहे हैं, उसी को इंस्टॉल बोलिए। कर रहे हैं, बनाने डायरेक्ट कर रहे कंस्ट्रक्ट हैं, कर रहे कितने हैं, सारा उसी कोई को स्टाफ लगा provide रहे हैं, होगी। साइट प्रिपरेशन उधर बनाने का जो भी साइट है पूरी जो है, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग whether the asset is functioning properly, ठीक है ना। इसको आपको आफ्टर डक्टन नेट प्रोसीजर भी छोड़ देना, इसके ऊपर अलग से बात करूंगा। और प्रोफेशनल फीस, टेस्टिंग का जो भी खर्चा होता है, ठीक है, वो आप टेस्टिंग का जो खर्चा होगा वो तो आपकी पीपीई की कॉस्ट। बस सर वहाँ सर वो तो पे ट्रायल करा था। ट्रायल जरूरी है नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। मैं मेडिसिन बना रहा हूँ और प्लांट एंड मशीनरी, जैसे सपोज कर कोविड का वैक्सीन आई, तो मैं ऑब्वियसली भाई कितने सारे टेस्टिंग्स कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, तो प्लांट की कॉस्ट में जाएगा, सर ये दैट्स नेसेसरी। लोग अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे, वो टेस्टर्स थोड़ी थे, टेस्टिंग तो हो गई होगी तभी तो उन्होंने बोला फ्री में एग्जैक्टली, आओ। बट वो एक तरीके से मार्केटिंग भी था, और वो एक मतलब वो वाली चीज भी थी, ठीक है, कि स्लाइड्स बन चुकी है, ऑपरेशंस तो वैसे भी हो सकता है, आप स्टाफ के अपने वो कर लो या वो कर लो। तो टेस्टिंग का आप मतलब समझिए, जैसे कोई भी फ्लाइट है या कुछ भी है, कोई प्लेन है, वो प्लेन एक बार, या कोई गाड़ी भी जब बन जाती है, तो आपको क्या लग रहा है वो टेस्टिंग नहीं होती उन गाड़ी। अभी हमने रील्स में भी देखा होगा, वो अभी एक महिंद्रा की जो गाड़ी आई थी, वो कितने सारे टेस्टिंग्स भी तो होते हैं उनके, ब्रेक लगाई, कितना ड्रिफ्ट मार रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मल्टीपल टेस्टिंग। कॉस्ट तो पूछ रही है मेरे को। हाँ, वो कॉस्ट, टेस्टिंग की अलग एजेंसीज होती हैं जो लाइसेंस देती है कि गाड़ी जा सकती है। भाई चलते चलते गाड़ी उड़ गई तो स्पीड ब्रेकर आया ज्यादा ऊपर हो गया, टॉकर करता हूँ, ऐसे नहीं है। नॉट इनकर्ड, दोबारा से वही है रे, इनॉग्रेशन, इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू लोकेशन जा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट इनकर्ड। ये पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, बार बार वही आ रहा है, वो है।
आपको ना, देखो, अगर मीनवाइल जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, अभी वो बन रहा है, पर अभी पूरा बना नहीं है। जैसे मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बना रहा हूँ, पर जब तक नहीं है वो खाली लैंड था, मैंने कहा यार इसको पार्किंग के लिए दे देता हूँ, और जो ऑफिसेज है ना वो पार्किंग के लिए दे देता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? होता है। ठीक है, मैं एकदम से मेरे दिमाग में एग्जांपल आया, आप में से कोई वो छतरपुर के आगे आपने देखा गुरु जी का मंदिर होता है, कोई जाता है? मतलब मैं जाता हूँ उधर, मतलब मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, ठीक है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब मैं जाता था 10 साल से जा रहा हूँ, ठीक है, साल पहले ज्यादा जाता था, ठीक है, तो उधर ना सिर्फ 100 गाड़ियां आती थी, 100 गाड़ियां, 200 गाड़ियां। कितना कॉम्प्लेक्स होता था, जितना यहाँ से लेके अग्रवाल स्वीट्स है ना, उतना लगा लो आप, इतने एरिया में 200 500 गाड़ी, 1000 गाड़ी। आज के टाइम पे आप जो कालका जी स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेके यहाँ तक का स्क्वायर में फार्म हाउस लगा लो, सिर्फ पार्किंग के लिए यूज हो। मैं कम बोल रहा हूँ, शायद से यहाँ से लेके आप चिराग दिल्ली तक लगा अरे इतना भी लो। मैं बोलता हूँ वो चीज पे बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको बिलीव नहीं है, अब मेरे साथ चलिएगा, आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले भी रुक सकती है, क्योंकि जब वो सीधी सीधी गाड़ियां भी लगी होती हैं, 3 4 फार्म्स बुक होते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है वहां पे। क्या हो गया हाँ, एक साथ लोगों, हाँ, एक साथ ऐसा क्या हो गया कि पता नहीं, लोगों का बिलीव। पर उधर ना जो बहुत हाई एंड लोग हैं ना, हाई एंड मतलब सुपर रिच वाले, वो नहीं, पर ना मतलब मैंने, अगर मैं बोलूँ ना, मैं मानता नहीं हूँ। सर आपका मानना कम हो रहा है और यहाँ लोगों की गाड़ी बढ़ती दूसरे लोगों का मानना बढ़ रहा है, जहाँ से आप कम हो रहे हो वहाँ दूसरे लोग बढ़ते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ ना, मैं जस्ट देख के रहा हूँ तो भाई मतलब क्या हो रहा है भाई, ये मतलब उधर गुरुजी एक थे, ठीक है, और अब वो नहीं है। और उसके बाद जैसे होता है कि कोई ना कोई आ जाता है नेक्स्ट, तो कोई भी नहीं होता, वो शिव जी का माना जाता है कि वो शिव जी के ही, उधर सारा शिव जी का वो चलता है। लेकिन यू कैन नॉट बिलीव, मुझे नहीं पता आप अगर ऐसे गए और नहीं गए, पर मैंने आज तक अगर लाइव कुछ ग्रो होते हुए देखा है भाई, मतलब इट इज लाइक 50,000x मोर देन क्रिप्टो। मेन वही हाँ जो फन डॉट करके जो वो है, उस पे ऐड, उस पे आगे मेन वगैरह जो लॉन्च होते रहते हैं, जैसे आप क्रिप्टो करते रहते हो, जो अगर रिस्क ले सकते हो तो भाई वहां से 75,000 ये मान लो एक बार में, या हाँ तो दे ओके। या फिर हाँ आपका हो गई। यार, मेन लेकिन वो इतने हर सारे हैं, वो समझ ही नहीं आएगा, वो मुझे लगता नहीं इतने लकी है, इतना आसान होगा। हर भी रिस्क है तो वहां स्टिकर तो है। हाँ तो वहां पे लगा दो और आपका अगर हुआ तो ठीक है, दिखाइयो एक बार, देखूंगा एक बार। सबसे खतरनाक मतलब वो मैंने देखा था, पर मैंने कहा ये नहीं करना यार, मतलब। सर क्रिप्टो से बढ़िया है सर। हाँ, क्या चीज? नहीं 75,000 आप लगा रहे हो तो क्या होगा ये? नहीं नहीं कोई अमाउंट लगा दो, 75,000 एक्स हो जा रहा है। 10,000x। हाँ, मैं अगर मैं बोलूं, मैं रील्स के हिसाब से, सर नाम अच्छा उससे बेहतर है, मतलब हाँ, जैसे आपका क्रिप्टो है आप समझ गया मैं। इस पे लॉस ही दिखा रहा यार है। लेकिन ये सही चीज नहीं है भाई, ये ग्रेजुअली ना एक दिन सारा पैसा ले जाएगा। एक बार बनेगा, आप सोचोगे और होगा, नहीं भाई, मैं मतलब उतना। गुरुजी जितना आप तो फार्म हाउस है, हाँ, हाँ यार सब इतना फार्म हाउस खुलेगा आपका। यहाँ वहाँ पार्किंग लगवा दूंगा लोगों को। क्या आपका घर गाड़ी होगा। बट मतलब वही है। चलिए, तो बेसिकली ना ऐसे लोगों के पास लैंड है, और हो सकता है मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा उधर बिल्डिंग, पर मैंने फॉर द टाइमिंग पार्किंग के लिए दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है? इनकम अर्न ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट। एग्जाम्पल कार पार्किंग रेंटल इनकम, कहाँ डाल दूं इसको? पीएनएल में। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल इनकम, सेल ऑफ डेबरे, स्क्रैप मटेरियल, मतलब जो भी बच गया। आप देखते हो घर पूरा का पूरा टूटता है, ट्रक में वो सामान जाता है, उसके अंदर लोहा बहुत चीज होती है भाई, लोहे का भाव लगता है भाई, समझ रहे हो? तो बेसिकली उसको क्या करूं मैं, पीपी की कॉस्ट से। माइनस कर दोगे ना? माइनस हो गया ना। इफ इट इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एसेट, जैसे सपोजिंगली मैं आपको बोलूं, मैं ये सारा तोड़ के इस पे बिल्डिंग बनाऊंगा,
तो बिल्डिंग की कॉस्ट लगेगी, वो तो पीपीई है। फिर ये जब टूट के अगर ये 1 लाख रुपए का बिक रहा है, माइनस कर दूंगा उसको, पीएनएल में नहीं डालूंगा उसको। स्केल वगैरह भी आप कर सकते हैं तो वो होगा। हाँ तो सेल ही तो माइनस हो रहा। नहीं मतलब नॉट एग्जैक्टली, अगर हम कहीं क्या ये इसको आप प्रोजेक्टर को सेल कर देते हो एंड देन यू मेक लाइक अ न्यू थिंग यहाँ पे, तो वो काउंट नहीं, ये सेल ऑफ प्रोजेक्टर हो जाएगा, ये अलग ट्रीटमेंट है। ये ऑलरेडी एसेट है, और जो नया आएगा उसकी नई एक्विजिशन। बताइए, क्लियर है जी? रिस्टोरेशन भी खर्चा तेरा एसेट की कॉस्ट जोड़ रहा है। रिस्टोरेशन होता है तू मतलब ठीक कर रहा है उसको, तो खर्चा लगेगा, तो पीपी की कॉस्ट में जुड़ेगा। क्लियर है जी? ओके। ये वाला देखिएगा बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। थोड़ा सा अजीब सा लगता है, रीड करना आराम से। ही इज डूइंग, नॉक डाउन कर रहा है मतलब हटा रहा है उसको, एंड देन ही इज रीडेवलपिंग। रीडेवलप कहीं और कर रहा हूँ। हाँ, and during the redevelopment, the company will move its production facility to another site. The following incremental cost will be incurred. ये जो 15 न्यू लोकेशन पे सेटअप कॉस्ट है, रेंट देगा उधर का 15 लाख, और रिमूवल कॉस्ट टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू टेम्पररी लोकेशन। अब बताइए कैपिटलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार पढ़िए इसको। हाँ वही। थोड़ा सा मतलब आप कन्विंस हो गए नहीं होगे पता नहीं, बट वो रीलोकेशन कॉस्ट बोल रहे हैं इन सब चीजों को। एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो वो यही बोल रहा है। अगर ये जो मैंने अंडरलाइन करा है, इनिशियली वो ये कह रहा था कि अगर वो बहुत जरूरी है तो होगा, पर उसके बाद वो कह रहा है द कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी आर इन द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ relocating or reorganizing and do not meet the requirement of AS10, therefore cannot be capital. लिखा जाएगा, शिफ्ट कर दो तो कुछ नहीं होगा। इतने रीडर का काम करेंगे तो उससे कंफ्यूजन हो रहा है। रीडेवलप तो एक जगह है, अगर यहाँ पे ए है और वहीं पे फैक्ट्री टूट रही है और वहीं पे डेवलप हो रहा है, वो तो एक जगह है, बट देन वो ए से बी में ले जा रहा है ना अपनी मशीनरी को, तो बी के बारे में है। ए से बी में लेके जाने के बाद तो तो सेटअप कॉस्ट बी की सेटअप है और बी का ही रेंट है। अगर वहां की होगी तो ठीक है, लेकिन अगर उसने तो वो तो तोड़ दी ना, नहीं करेगा वो। रीडेवलप वही सेम जगह होगी है ना, अगले पे चले। हाँ मतलब ये इट इज एग्जैक्टली, इस पे आपको बस इंस्टीट्यूट का ही टेक लेना पड़ेगा कि वो यही बोल रहा है कि क्योंकि मैं सारी चीजें शिफ्ट कर रहा हूँ चीजों को, तो वो शिफ्टिंग का खर्चा है ये। ठीक है, अब आप बोले सर ये शिफ्ट नहीं होता तो एसेट नहीं बनता, सो दिस इज अ नेसेसरी एक्सपेंस। आपका वो काउंटर आप बोल तो सकते हैं, पर मुझे इंस्टीट्यूट का ही आंसर आपको बोलना है। ये प्रोफेशनल जजमेंट है। एग्जैक्टली exactly. ये रीलोकेशन एक्सपेंसेस है। मेरे को कुछ बनाना है, मैंने उसको खाली करा, वहां मैं जो मर्जी खर्चा करूं वो मेरा पीएनएल में जा रहा है। क्लियर है जी? ओहो, ये तो इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। बार बार आ रहे हैं ना? आ रहे हो, आ रहे हो। सब कुछ क्लियर है?
अगला पढ़ लीजिए। होना चाहिए कैपिटलाइज। लेकिन अब एक बार ना थोड़ा सा मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो जो एम्प्लॉइज थे जो इन्वॉल्व है उसमें कैपिटलाइज कर रहे हैं, अगर मैं उसको ना भी बनाता तो भी उनको सैलरी दे रहा होता तो फिर वो जरूरी नहीं है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको। एम्प्लॉइज की सैलरी जरूरी नहीं है ना कैपिटलाइज करनी उसमें। हाँ, पर इस पैराग्राफ को पढ़ना जरूरी है आपका। सर रिनोवेशन एक्सपेंडिचर हो जाएंगे ना। हाँ वो तो है ही। अगर सपोज करो मैं कुछ कोई चीज बना रहा हूँ और एम्प्लॉय का कॉस्ट तो मेरा तब भी बेयर होना ही था, मैं इसको बनाता है नहीं बनाता, तो मैं इसको ये नहीं कह सकता था दिस एक्सपेंसेस जस्ट बिकॉज आई एम कंस्ट्रक्टिंग, तो मैं उसको पीएनएल में डालता। और अगर मैं कुछ अलग से कोई स्टाफ को लाता तो वो कैपिटलाइज कर दूंगा मैं। बट अगर एक ऑलरेडी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही मैंने उधर डाइवर्ट करा था तो मैं उसको कैपिटलाइज नहीं करूँ। वो दैट हैज टू बी इनकर्ड वेदर यू आर डूइंग द salaries to staff while preparing the store before its opening। तो ये तो ऊपर वाला पॉइंट नहीं किया था कि एसेट प्रिपेयर करने के लिए अगर आप कोई स्टाफ को डायरेक्टली रिलेटेड सैलरी दे रहे हो। उसके आगे इन्होंने फर्दर डेवलप कर दिया कि अगर वो स्टाफ की सैलरी जानी जानी थी तो आप उसको मत बोलिए कॉस्ट ऑफ पीपी। फॉर 3 months you have employed new employees for this construction capitalize, बट अगर चलता हुआ एम्प्लॉय है उसका डाइवर्ट करा तो वो नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो उन्होंने मतलब बस वो प्रोविजन एक समझा दिया और बस उसी। अब वो जो हमारा था अम्यूजमेंट पार्क वाला, ये वाला अब आपका देखिएगा। क्लियर है? चलो कमेंट की बात करें सर। समझ आ गया? डी कमीशनिंग पढ़ लो, वैसे वही है। बस इसमें हाँ कुछ और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, लिख देता हूँ बस। सर ठीक है आज मिलेगा 10:05 2:30 बज गया। थोड़ा सा रह गया, 3 बजे तक नहीं कराऊंगा, ठीक है? हल्का सा कराऊंगा। कॉस्ट ऑफ, अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। सेल्फ कंस्ट्रक्ट भाई, एक तो परचेज वाला तो हो गया, आपने परचेज करा था, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट प्लस, ठीक है? और मतलब उसमें डीकमीशनिंग आ गया था। सेल्फ कंस्ट्रक्शन में अभी कह सकते हैं एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल लेबर लूंगा क्या? नहीं लूंगा। एबनॉर्मल वेस्टेज कभी भी नहीं ली जाती। AS16 का बोरोइंग कॉस्ट लूंगा, यस, उसको तो ऐड करते हैं। बेयर प्लांट हो कुछ नहीं है, ये आप नॉर्मल रीड कर सकते हैं, ठीक है? तुम्हें पास ऐसा कुछ इसमें कोई डेटा ऐसा वो है नहीं। अगर आपने परचेज करा तो ये सारी चीजें थी। सेल्फ कंस्ट्रक्शन देख लो, मटेरियल जो लगा, लेबर जो लगा, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, डायरेक्टली एट इनिशियल एस्टिमेट बोरोइंग कॉस्ट। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग प्रोक्योर नहीं कर रहे, मैं बनाऊंगा इधर प्लांट, तो उसके अंदर जो जो चीजें लग रही हैं, जैसे एक बिल्डिंग बनाना होगी। सर जो पेड़ में प्रोडक्शन वो जो क्या ना पेड़ वाला एप्पल वाला एग्जांपल दिया था, पेड़ पौधे लगा के उससे रिड्यूस पेड़ वाला एप्पल, हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, हाँ, पूरा AS10 खत्म करा दिया मैंने सीटी। एक ना मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को भी ना आधा घंटा भी जानी है। ये वाला मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज मैं आसान वाली बोलना चाहता हूँ बस, ताकि अब आपका, हाँ बस छोटा सा,
अगली हेडिंग लिखेगा और ऊपर वाले पे आऊंगा मैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट था। डे टू डे सर्विसिंग, भाई एसी लगा हुआ है, क्या पीपीई की सर्विसिंग नहीं होती? डे टू डे सर्विसिंग लिख दूंगा, इतना सब्सिक्वेंट के अंदर सर्विसिंग टॉपिक्स हम देख रहे हैं बस क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, डे टू डे सर्विसिंग क्या कहते हो, एसेट की कॉस्ट या पीएनएल? तो वही लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, अकाउंटिंग में क्या है, पीएनएल में जाना है जी। ठीक है जी। रिप्लेसमेंट ऑफ पीपी, अब ना एक चीज समझिएगा, रिप्लेसमेंट क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, आप पहले साफ लगा भी ट्रेन में आप मेट्रो बना दीजिए पूरे ट्रेन। नहीं नहीं ये अब होगा प्लेन। अब लग रहा है ना प्लेन। बस ठीक। ये क्या आग निकली तो इंजन तो बनाओ ना इसकी। मैं भी यही देख रहा हूँ, अब क्या लग रहा है, तो और खराब करा है मैंने तो। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप समझिए कि ये जो प्लेन है, अगर इस अगर इस ये दोनों इसके इंजन है, और अगर बेटे इंजन में आग लग गई, आपको पता है एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें प्लेन का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला मेटालिक, ये हवा में ही उड़ गया। अभी एक पक्षी की वजह से हुआ था वो भी हुआ था। हाँ एरोप्लेन एक पक्षी से टकराने से उसका वो ही नहीं खुला टायर। हाँ अभी तो हाँ हाँ टायर से एक आधे में आग भी लग गई थी ना। 2-3 केसेस आए थे। हाँ अरे चलो सर आगे बढ़ाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, मान लो ये प्लेन का जब चल रहा था प्लेन, तो ये उड़ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अब जब ये प्लेन नीचे लैंड करा, ठीक है, तो जब ये प्लेन लैंड करेगा तो इसको हम ठीक कराएंगे या ऐसे ही उड़ा देंगे? ये लैंड हुआ था। हाँ, इसमें सिर्फ जैसे ही उड़ा था तो एक एयर होस्टेस या एक सीट नंबर थी वो उड़ गया था। ठीक है, मतलब एक एक या दो कैजुअलिटी थी, बाकी सारे से। ठीक है ना, तो मुझे बताइए ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या ये अब दोबारा लगेगा या नहीं लगेगा? क्या होगा? सर लगेगा। हाँ, जो उखड़ गया है वो अब क्या करें उस प्लेन का? लगाओ रिपेयर करो। हाँ एग्जैक्टली, तो ये लगाने में कितने रुपए लग रहे हैं? 10 करोड़। अब मुझे बताइए पीपीई या पीएनएल? क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, एक तो मटेरियल है और आपको लग रहा है ये छोटी मोटी सर्विसिंग है वो है। तो बेसिकली यू विल रिकॉर्ड दिस एज पीपी, पहले सुन लीजिएगा। और ये जो पार्ट हट गया, ये तो मेरी बुक्स के अंदर एक वैल्यू होल्ड कर रहा होगा क्या? तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक इस अमाउंट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डी रिकॉग्नाइज का मतलब कि कोई चीज अगर खराब होगी, मान लो इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको ध्यान है लैंप खराब हो गया था, ध्यान है आपको, क्लास चल रही थी वो एकदम से बंद हो गया था। इसके अंदर एक लैंप होता है 7000, तो वो 7000 का लैंप जैसे खराब हुआ तो टेक्निकली मेरे को उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मेरा जो प्रोजेक्टर 40 का है, मान लो वो 40 का ही होता तो वो 33 का हो गया। जब उसके अंदर जो मैंने कॉस्ट अगर वो हट गई है, तो पहले मैं जो भी पार्ट खराब होता है उसको डी रिकॉग्नाइज करता हूं, और फिर जब नया पार्ट आता है उसको मैं रिकॉग्नाइज करता। नाउ दिस इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी। आप बोलो सर छोटा मोटा खर्चा है ऐसे ही चलने दो, ठीक है, तो चलने को तो चल सकता है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर पूरा का पूरा इंजन हट रहा है तो पहली चीज क्या है, हैव टू डी रिकॉग्नाइज, मुझे उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, कितनी कैरिंग वैल्यू उसके अंदर है, हटाना पड़ेगा, फिर जो नया आएगा उसको ऐड करो। काइंड ऑफ सेल ऑफ एसेट, बट ये रिप्लेसमेंट हो रही हो, खराब हो गया तो मैं उसको हटा रहा हूं, और जब मैं नई चीज डालूंगा तो
ऐड कर दूंगा। आपके दिमाग में आ सकता है सर परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी नहीं, सेम परफॉर्मेंस रह रही है, और हमने बच्चों ने पढ़ा था परफॉर्मेंस सेम होती है तो ऐसे एसेट नहीं बढ़ाते, पर जब अमाउंट बहुत बड़ा होता है तो करा जाता है। क्लियर है? तो आप एक चीज समझिएगा, इस चीज को मैं भी क्या बोल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ पीपी। तो मैं जस्ट छोटा सा वर्ड इंट्रोड्यूस करना चाहता था, एक डी रिकॉग्नाइज और दूसरा हो गया आपका रिकॉग्नाइज हो गया। अभी कहाँ पे यूज करूंगा देखेंगे। थोड़ा बोला था आपने। सर आप ये पढ़ के ना ऐसे आपने कभी क्लास ले ली आपने कहा टेस्ट दिलवाना नहीं चाहते इसमें। नहीं बस लास्ट पॉइंट है, बस एक बार हम बोलो एक बार जस्ट इसको रीड कर लो। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं, ये फर्नेस है, फर्नेस क्या होता है, फर्नेस क्या होता था? हाँ हाँ, उसमें रीलाइनिंग क्या होती है उसमें? मतलब जैसे अंदर की साइड क्या होता है ना वो मतलब अच्छा, हाँ होता है, काफी पता है आपको। ग्राउंड एक्सपीरियंस आपको दिया सीड्स का और आपने बोल दिया इंडियन। हाँ, इन्होंने तो कितना अच्छा दिया था, पर मैंने आपकी जनरल नॉलेज नहीं बढ़ाई। सीट्स हो गई, गैलीज क्या होता है? AS10 तो समझ आ गया, ये अंदर क्या लिख रहे हैं ये नहीं पता लग रहा है क्या। क्या होता है गैलरी? गैलरी, गैलरी को गैलरी बोलता है? ये ऐसे ही बोल रहा है, ये सोच रहा है ये मिसप्रिंट है, गैलरी है। ये कह रहे गैलरी जैसा लग रहा है। ठीक है, कन्वेयर सिस्टम, कन्वेयर बेल्ट तो पता, जब आप बाहर आते हो तो कन्वेयर बेल्ट्स लगी होती है ना, लगेज सारा रोटेट हो रहा होता गैली किचन है मैं है। क्या है? क्या होता है किचन? यस सर हाँ, ये गैलरी, ये रास्ता बता रहा था। हाँ? ये रास्ता बता रहा था। बात से तो वही लग रहा कह रहा है किसी को नहीं पता तो खुद ही बता दूंगा अभी। हाँ तो सही है ना, रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट, मतलब वो ये कह रहे हैं जो भी आपने रिप्लेस करा है वो ऐड हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ अच्छा सही क्या बताया था? वो तो सही बताया वो क्या चीज? सही किस चीज पे? वो फट्टी वाला ने पंकज ने वो सही बताया जरा थोड़ा सर वो ग्राउंड एक्सपीरियंस है एक प्लस का नहीं ठीक है, छोटी क्लास में होता है आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट, मेजर इंस्पेक्शन। आप मुझे एक बात बताइए, प्लेन में बैठेंगे आप, आपको क्या लग रहा है क्या इंस्पेक्शन नहीं होगी? मैं इसी एग्जांपल में नया नहीं करा रहा, ठीक है एग्जांपल बनाओ। 2 मिनट लगेंगे बस, आपको पता है मेरे को बहुत जरूरी जाना है पर मैं जा नहीं रहा। मेरे लिए क्लास डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आज अगर अर्थक्वेक भी आ जाए तो पहले मुझे जाने देना हाँ, सर्विस डे टू डे सर्विसिंग अलग से बनाऊंगा, लेकिन एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, डे टू डे सर्विसिंग नहीं, वो इंस्पेक्शन कॉस्ट। आप मुझे बताइए, हर प्लेन उड़ने से पहले इंस्पेक्शन होता होगा, हो सकता है कोई कमिटी भी होती होगी, 2-2 करोड़ रुपए लग जाते होंगे, हो सकता है नहीं हो सकता? यस हो सकता है। तो अगर आपकी इंस्पेक्शन कॉस्ट बहुत हैवी होती है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हर बार आप उस इंस्पेक्शन कॉस्ट को अपने प्लेन की कॉस्ट में जोड़ते हो। लेकिन अगर वो जनरल इंस्पेक्शन है, ठीक है, छोटी मोटी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, PNR में डाल सकते हैं। बस इसको आराम से पढ़ेंगे, 1-2 चीजें इसमें आएंगी, आराम से पढ़िएगा। हाँ जी, इंस्पेक्शन कॉस्ट लिख दीजिएगा। मेजर इंस्पेक्शन ऐड होगी ना हाँ, अभी इंस्पेक्शन लिख दो, फिर अभी उसके अंदर डेवलप करूंगा, और ये लास्ट टॉपिक है बस।
कौन सा, ये वाला AS10 खत्म? नहीं भाई, 50% हुआ है, लेकिन हाँ मतलब टेक्निकल वाला हो गया, पर अब थोड़ा काफी इजी इजी और वैसा आएगा। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं मेजर इंस्पेक्ट, क्या एक बार पढ़ो ना ये वाला, फिर मेरे को बताना है। पार्ट्स और आइटम रिप्लेस करते दोबारा से लिखिए। हाँ जी, पार्ट्स एंड आइटम्स रिप्लेस क्या लिखा हुआ है? वही देखो ना, रेगुलर से पर्पस यही है कि तू चेक कि अगर उसको पार्ट्स को रिप्लेस करना है या नहीं। ये सिंपल सी बात बोल रहा हूँ रे, एक बात बताओ, जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, ठीक है, अगर वो मेजर इंस्पेक्शन है तो क्या होना चाहिए? PPE। और अगर जनरल या छोटे अमाउंट का है तो PN, समझिए। तो जो अगर मेजर होगा PPE होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि हर साल मेजर इंस्पेक्शन होती है, एवरी ईयर वन टाइम एक प्लेन का मेजर इंस्पेक्शन होता है, करोड़ों रुपए लगता है, तो साल खत्म हो गया, न्यू इंस्पेक्शन होनी है, पर पुरानी इंस्पेक्शन की कॉस्ट भी तो एसेट में घुसी होगी, तो मुझे उस पुरानी इंस्पेक्शन की कॉस्ट को डी रिकॉग्नाइज करना और नहीं को है और नई वाली को ऐड करना। फाइल ऑन नहीं होती है। नहीं, जब आपका वो इंस्पेक्शन का वैलिडिटी खत्म, लॉजिकली प्रिंसिपल ऐसा होगा, जब वो इंस्पेक्शन की वैलिडिटी 1 साल है, तो मैं हो सकता है उस इंस्पेक्शन कॉस्ट को 1 साल के हिसाब से डिप्रिशिएट कर दूं। और अगर मैं नहीं कर रहा, मान लो मैंने 30% डिप्रिशिएट करा, 5 करोड़ का इंस्पेक्शन का कॉस्ट था, 30% राइट ऑफ करा 1.5 करोड़, और नया इंस्पेक्शन हो रहा है, तो भाई 3.5 अब तो राइट ऑफ करना उसको पहले, लॉस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन टू इंस्पेक्शन राइट ऑफ करिए पहले, आप पहले ही कर देते, 100% कर देते पहले। लेकिन अगर आपके कैरिंग वैल्यू के अंदर इफ देयर इज एनी प्रीवियस इंस्पेक्शन, फर्स्ट डी रिकॉग्नाइज राइट इट ऑफ, डी का मतलब उसको हटाओगे तो टू फिक्स्ड एसेट और PNL डेबिटेड डेप्रिसिएशन, और नए वाले को ऐड कर। ये जरूरी है। हाँ जी, इसके ऊपर केसेस आ रहे हैं, बस अभी आपने जो बोला उसी को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आगे नहीं कराऊंगा। सर ये क्या बात होती है? रेगुलर और डे टू डे PNL, एक्सपेंस टू इंक्रीज द लाइफ, कैपिटलाइज, मेजर रिप्लेसमेंट, सुनिएगा रे, एसेट चल रहा है, जो नया इंस्पेक्शन है वो ऐड कर दोगे, जो पुराना वाला है वो माइनस कर दो। यस सर। मुझे बताइए आपको समझ आ गया? लेकिन चेक तो कर लेना चाहिए, समझ आ नहीं आया वैसे खत्म हो गया वैसे, पर पता है क्या है, ये जब 8 और 9 दो करनी है बस illustration। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स नाउ, चलिए। 2:30 बजे क्लास है तेरी? नो सर, क्लास मिस कर बस 2 मिनट में पढ़। किसमें? अच्छा, क्या डाउट है? मुझे बताइए, ठीक है हो जाएगा ये, मतलब ना, चलो इस पे मैं हल्का सा बोल दूंगा एक नेक्स्ट क्लास में, बताइए क्लियर है? नेक्स्ट क्लास हमारा आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और अभी सभी बच्चे टेस्ट दे देंगे। 3:15 करोगे?